हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सही। आशा करता हूँ आपसे बढ़िया होंगे। आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको आसानी से समझ में आ भी जाता है। और हिंदी व्याकरण की आपको जानकारी के लिए बता दें, हिंदी व्याकरण हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे जो कंपटीशन एग्जाम हो, हिंदी व्याकरण से तो क्वेश्चन बनता ही है। तो चलिए आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी व्याकरण। तो चलिए आज की टॉपिक को शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण देखिए, कोई भी लैंग्वेज, हिंदी व्याकरण एक भाषा है ना, हिंदी भाषा है। तो कोई भी भाषा पढ़ने के लिए पहले उसको हमको वर्णमाला की जरूरत होती है ना पढ़ने के लिए। तो इसीलिए हमारा जो टॉपिक है आज का, उस टॉपिक का नाम है वर्ण विचार। क्या नाम है? वर्ण विचार। वर्ण यानी कि अक्षर, वर्ण यानी कि अक्षर। सभी भाषा में अक्षर होते हैं ना, जैसे इंग्लिश में एबीसीडी होता है ना, तो ऐसे हिंदी में भी अक्षर होंगे, जैसे छोटा बड़ा छोटी बड़ी, इस तरीके से। तो आज हम जानेंगे वर्ण विचार। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा हो कि हमको तो अक्षर आता है, आशयज्ञता का था, तो ऐसी बात नहीं है, आपको नहीं आता है। क्योंकि मैं अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, क्योंकि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, ये सब हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की पढ़ाई को शुरू करते हैं। वर्ण विचार यानी कि हम क्या कर सकते हैं इसको। तो अब अल्फाबेट, ठीक है। देखिए देखिएगा, अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हिंदी में कितने वर्णमाला होते हैं। हिंदी में कितने वर्णमाला होते हैं, बताइए आप। तो शायद बहुत लोगों का आंसर ये होगा कि लग 52 होते हैं। 52 होते हैं, नहीं सुनिएगा। वर्णमाला जो है, देखिए वर्णमाला जो होता है वो तो वन ही होता है। वर्णमाला में वर्ण जो होते हैं वो 52 होते हैं ना। लेकिन आपसे कोई वर्णमाला पूछे कि हिंदी में कितने वर्णमाला होते हैं, तो वर्णमाला तो सभी लैंग्वेज में एक ही होता है। तो आप ये क्वेश्चन का आंसर यही दीजिएगा। कोई पूछेगा वर्णमाला की संख्या कितनी होती है, तो वन होती है। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हम आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हमारे पास एक माला है, ये हमारे पास एक रुद्राक्ष की माला है। अगर कोई पूछेगा कि इसमें कितनी माला है, तो माला तो आप एक ही बताएंगे ना, माला आप एक ही बताएंगे। लेकिन कोई बच्चा अगर आपसे ये पूछेगा इस माला में कितने रुद्राक्ष हैं, तब ना आप बताएंगे कि 108 है। उसी प्रकार अगर कोई आपसे हिंदी में भी पूछता है कि हिंदी में कितने वर्णमाला होते हैं, तो वर्णमाला जैसे कि आप साइड में देख भी पा रहे हैं, वर्णमाला तो एक ही होता है, क्योंकि पूरा ग्रुप को माला ही कहते हैं ना। तो पूरे वर्णों का ग्रुप जो है, वर्ण का, वही माला है। तो माला तो एक ही है, वर्णमाला वन। और वर्णमाला में कितने वर्ण है, तब 52 यानी कि 52। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस समय हिंदी में वर्णमाला 53 हो गए हैं। अभी हाल ही में एक अक्षर और बढ़ा दिया गया है हिंदी विशेषज्ञों के द्वारा, इसीलिए अब तो वर्णमाला 53 हो गए हैं। लेकिन अभी आप 52 से ही हम समझाएंगे आपको, क्योंकि जल्दी ही पढ़ा ना, तो आप पढ़े नहीं होंगे उसको। यह लगभग तमिल में, मराठी में, इन सारे शब्दों में जो अक्षर बड़ा है यूज होता है। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं पढ़ाई को। तो वर्णमाला कितने होते हैं? वन। वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं? 52। वर्तमान में 53। तो चलिए आज हम समझते हैं वर्ण क्या होता है। वर्ण, वर्ण यानी कि अक्षर, अक्षर यानी कि लेटर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेटर। और वर्णमाला यानी कि, वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट, अल्फाबेट वन ही होता है, इंग्लिश में भी वन। कोई कहे इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं, तो आप 26 बता देना। क्यों? क्योंकि वर्णमाला वो भी तो अल्फाबेट ही है ना, तो वो भी वन ही होता है। तो चलिए लेटर कितने होते हैं आप पहले बता दें। हिंदी में जो वर्ड होते हैं दो प्रकार के होते हैं। जैसे इंग्लिश में होता है ना, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट। कितने लेटर होते हैं? 26 में 5 ओवल और 21 होता है कॉन्सोनेंट। उसी प्रकार हमारे हिंदी में विभाजन किया गया है। क्या किया गया है? विभाजन किया गया है। वर्ड कितने? एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। अब स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है? सर ये बात फंस गई, स्वर और व्यंजन क्या होता है। तो बच्चों देखिए, स्वर जो होता है ना, स्वर जो होता है, इन्हें बोलने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। स्वर को बोलने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आ से लेकर के आ तक, आ ई, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा बड़ा बड़ी, ए आई ओ औ अंक आहा, इन्हें बोलने के लिए सच में किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ आपको दिखा भी रहे हैं। स्वर वे होते हैं जिन्हें बोलने के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन व्यंजन वो होते हैं ना, जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की ही सहायता लेनी पड़ती है। जैसे कि चलिए देखते हैं। तो स्वर में सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें यानी कि सहायता, सहायता नहीं, सहायता इसमें नहीं की जरूरत पड़ती है, और इसमें सहायता की जरूरत पड़ती है, सहायता की जरूरत होती है। ठीक है, देखिए हम क्रॉस लगाए हैं, यानी कि सहायता इसमें जरूरत नहीं होती है और इसमें सहायता की जरूरत होती है। अब कहेंगे सर कैसे सहायता की जरूरत होती है, कैसे नहीं होती है, तो देखेंगे हम एग्जाम्पल से। जैसे आ है ना, ई है, आ बड़ा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई। देखिए ये देखिए सब, इसमें किसी जरूरत पड़ी नहीं। देखिए आ अपने आप हो गया, बड़ा अपने आप हो गया, ई अपने आप, बड़ी अपने आप। लेकिन इसमें देखिएगा, ये आ से लेकर के आ तक होते हैं स्वर। अब व्यंजन देखिएगा, व्यंजन जैसे का, जब हम का बोल रहे हैं ना, तो का बोल रहे हैं तो का, उसमें आ खुद आ जा रहा है। देखिए का, आ पे जाके खत्म हो रहा है ना।
तो जो का हम बनता है ये किससे बनता है? का आधा का से और प्लस आ से। इसीलिए हम कह रहे हैं व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की सहायता की जरूरत पड़ती है। हम बिना व्यंजन को स्वरों की सहायता के बोल ही नहीं सकते। हम कैसे बोलेंगे? को ऐसे मतलब बोल ही नहीं सकते, इसलिए का बोलते हैं। का बोलने के लिए हमें आ रहा है, इसलिए ये व्यंजन है। और व्यंजन को बोलने के लिए किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। आशा करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। तो अब हम स्वर और व्यंजन की अलग अलग टाइप पढ़ेंगे कि स्वर के कितने टाइप हो सकते हैं, व्यंजन के कितने टाइप हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब हम जान चुके हैं वर्ड यानी कि दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, स्वर और व्यंजन, यानी कि ओवल्स और कॉन्सोनेंट। ओवल्स जिन्हें बोलने के लिए किसी की जरूरत की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है, और कॉन्सोनेंट जिन्हें जरूरत पड़ती है। अब देखिएगा, वर्ड में हम केवल बात करेंगे, पहले स्वर पर बात कर लेते हैं। किस बात कर लेते हैं? स्वर पर। स्वर स्वर क्या होते हैं? जिन्हें बोलने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती। ये लोग अपनी खुद के बस में है, किसी के बस में नहीं है। ठीक है, ये लोग अपने मौज में रहते हैं। देखिएगा, तो स्वर भी ना दो प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, एक हम कह रहे हैं छोटा, फिर एक बार कह रहे हैं बड़ा, एक बार कह रहे हैं छोटी, फिर एक बार कह रहे हैं बड़ी। छोटी बड़ी, छोटी को शुद्ध हिंदी में कहते हैं लघु, और दीर्घ को कहते हैं बड़ा। छोटी को लघु और बड़ी को दीर्घ। तो इसीलिए हमारे जो स्वर होते हैं वो दो प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं, लघु स्वर, दीर्घ स्वर। लघु स्वर और दीर्घ स्वर। लेकिन सुनिएगा, एक दीर्घ से भी बड़ा दीर्घ अगर कुछ हो जाए तो उसे पुल्ल स्वर कहते हैं। देखिएगा, लघु स्वर और दीर्घ स्वर, और उससे भी बड़ा एक होता है प्लुत स्वर। अभी हम आपको बताते हैं प्लुत स्वर क्या होता है। देखिए, लघु स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हमने बताया आपको, स्वर वो होते हैं जिन्हें बोलने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आ में किसी की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। तो आ जो है ना छोटा है ना, तो इसलिए लघु स्वर जो होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये ही केवल लघु होते हैं। ये लघु वर्ड होते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ये क्या होते हैं? लघु वर्ड होते हैं। अब हम जानेंगे दीर्घ क्या होते हैं, जो बड़ा बड़ा बसता है। जैसे जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ, अंक, आहा। सुनिएगा, एक बात और आपको बता दें, जो अंक और आहा है ना, अंक और आहा को दीर्घ में ना लेकर के आप इसे एक अयोग वाय होता है उसमें ले लीजिए। अयोग वाय जो होते हैं ना, दो वर्ड होते हैं, अंक और आहा। अंक और आहा को अयोग वाय कहते हैं, अयोग वाय वर्ण। तो है तो ये स्वर ही, लेकिन इन्हें अयोग वाय एक अलग श्रेणी दे दिया जाता है, अंक और आहा को। तो आप समझिएगा। आप कहेंगे सर आपने बता दिया लघु यानी कि छोटा, छोटा, छोटी, छोटा, उरी, और दीर्घ बता दिया बड़ा आ, ई, उ, ए, आए, ओ, औ। अयोगवाह बता दिया, अंक और आहा। लेकिन सर ये प्लुत स्वर क्या है? देखिए, एक होता है छोटा, एक होता है बड़ा, और एक होता है महाबड़ा, जो बहुत ज्यादा बड़ा, लंबा समय लगे जिसको बोलने में लंबा समय लगे, बहुत लंबा समय लगे। जैसे ओ, तो देखिए, आपने देखा कि ओम का उच्चारण करते समय मुझे कितना समय लगा, ओम का उच्चारण समय। और आपको किसी को बुलाना हो, जैसे आप बुला रहे हैं, हे माता, आप बुलाते हैं ना, खूब जब किसी को संबोधन में बुलाते हैं, कोई दूर रहते हैं तो चिल्लाते हैं हे, ऐसे बुलाते हैं ना। तो जहां पर ज्यादा देर समय लगे, वहां पर क्या होता है? प्लुत स्वर होता है। तो आप समझ गए होंगे, ओम का जो उच्चारण हम करते हैं वो क्या होता है? प्लुत स्वर ही होता है। आशा करते हैं स्वर को समझ में आ गया होगा। स्वर के तीन प्रकार होते हैं, लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। लघु में सबसे छोटा छोटा वाले, दीर्घ वाले में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये सब आते हैं, और प्लुत स्वर में ओम आता है। और हम आपको जानकारी बता दें, अयोग वाह है। अयोग वाह दो वर्ड होते हैं, अंक और आहा, अंक और आहा। तो इसको मिटाया जाए और आप व्यंजन को समझते हैं। आप नोट कर सकते हैं इसको, आप वीडियो को रोक के समझ भी सकते हैं। तो मिटाकर हम दूसरा चालू करते हैं, व्यंजन। व्यंजन, व्यंजन क्या होता है? तो व्यंजन वही होता है जिनको बोलने के लिए किसी की सहायता की जरूरत पड़ती है। तो अब हम व्यंजन को पढ़ेंगे। व्यंजन कहाँ शुरू होता है? आ तक हो गया ना, अब का से ही व्यंजन शुरू होता है, का से ना। तो चलिए देखते हैं। का, खा, ग, घा, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अड़,
ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा। देखिए कखगंगा टठगइया टठगड़ा टठगना पपवा मा। देखिए बहुत ये पांच पांच जो होते हैं ना, पांच पांच वाले वर्ड, देखिए ऐसे लिखा भी जाता है, लिखने का तरीका इसका यही है। ये जो पांचों होते हैं पांच, अब देखिए माँ के बाद ना या रा लावा ये अलग श्रेणी में आ जाते हैं। देखिए या रा लावा चार चार होने लगते हैं ना, तो माँ तक आके रुक जाना है आपको। और ये यहाँ से यहाँ तक इस टोटल को आपको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन टोटल को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसको किसको? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, यानी कि का से लेकर के माँ तक जो होता है ये हमारा स्पर्श व्यंजन कहलाता है। आप कहेंगे सर स्पर्श व्यंजन क्यों कहलाता है? तो आपको बताते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। देखिएगा जब हम बोलते हैं का स्पर्श, यानी कि स्पर्श मैंने छूना, जब ये वर्ड वर्ड बोले जाते हैं, अक्षर बोले जाते हैं, तो हमारे मुख के अंदर कुछ ना कुछ कोई छू कर ही आता। देखिएगा जैसे क ख ग घ अंगा, क ख ग घ अंगा, आप खुद बोल के देखिए, ये हमारे गले से निकल के आ रहे हैं, सीधे गले से ही आ रहे हैं, हमको कहीं जीभ डुलाने की जरूरत नहीं है, ये हमारे गले से ही आ रहे हैं। इसीलिए जो ना क ख ग घ अंगा, ये जो है इनको कहते हैं कंठ से बोले जाने वाले वर्ड। कंठ, इस किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। किससे? कंठ पे। कंठ यानी कि गला, गले को शुद्ध हिंदी में कंठ बोलते हैं। तो क ख ग घ अंग कंठ से बोला जाता है, ठीक है, इसीलिए भी स्पर्श व्यंजन ही कहलाएगा। और देखिए ट ठ ड ढ अड़ा, का गंगा हो गया ना। और देखिए यहाँ पर दूसरी लाइन देखते हैं, च छ ज झ इया, च छ ज झ इया, तो च देखिएगा च छ जा झा इया, हमारे ऊपर ना मुख के ऊपर जो है ऊपरी सिरे में तालु होता है ना, तालु, हमारा जीभ ना जाके तालु को टच कर रहा है, तालु को। तो इसीलिए ना ये जो वर्ड बोले जाते हैं ये तालु से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको तालब भी कहते हैं, इन अक्षरों को तालब वर्ड बोलते हैं। और ये बोला किससे जाता है? तालु से। तो तालब वर्ड ये होते हैं क्यों? च छ ज झ इया हमारे जीभ के ऊपर जाके जीभ टच कर रहा है, ठीक है, हमारे, ठीक है, यानी कि तालु में। अब देखते हैं ट ठ ड ढ अड़ा, टा ठा ड ढ अड़ा, देखिएगा हमारे मुंह के जो ऊपर में अगला सिरा वो तालु है और जो पीछे है वो मूर्धा है। तो मूर्धा देखिए ट ठ ड ढ अड़ा, जब हम ट ठ ड ढ अड़ा बोल रहे हैं ना, तो हमारा जीभ पीछे वाले सिरे को छू रहा है, यानी कि ये मूर्धा से बोला जाता है। टा ठा डा ढा अड़ा किससे बोला जाता है? मूर्धा से बोला जाता है। बिल्कुल ये सब कोई याद करने वाली चीज ही नहीं है, आप अपने मुख को डुला करके समझ सकते हैं। आपको बताने वाले हैं अभी पीसीएस का जो पेपर हुआ, पीसीएस के पेपर में ये सब पूछा गया था कि कंठ से बोले जाने वाला वर्ड कौन सा है। दिया था ऑप्शन का, मा, या, रा, ऐसा कुछ दिया था, और एक दिया था भी, और आगे पढ़ाएंगे। तो ट ठ ड ढ अड़ा हमारे जीभ पीछे छू रहा है, ऊपरी हिस्से के पीछे वाले सिरे को, तो मूर्धा बोलते हैं उसको, मूर्धा बोला जाता है। अगला वर्ड है ता था दा धा ना, ता था दा धा ना। तो देखिए ता था दा धा ना, हमारा जीभ जो है, जिह्वा जो हमारा है, ये हमारे दांत को टच कर रहा है। किसको टच कर रहा है? दांत को। दांत को हिंदी में दंत कहते हैं, इसीलिए ता था दा धा ना को हम कहते हैं दंत से बोले जाने वाला, ठीक है, ये दंत से बोला जाता है। उसके बाद हमारा है क्या? पा फा बा भा मा, पा फा ब भ मा, इसमें देखिए पा फा बा भा मा, तो इसमें हमारी ओठ सट रहे हैं ना, ओठ, तो इसीलिए इसको कहते हैं ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ड। किससे बोले जाने वाले वर्ड? ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ड। अब कहेंगे कुछ लोग होंगे ऐसे प्रयास करेंगे कि सर जी हम बिना ओठ सटाकर बोलेंगे, तो वही बोलोगे तो पकड़ लेंगे, कहेंगे फ फ व व, ऐसे बोलेंगे तो ऐसे निकलेगा नहीं। तो पापा बाबा माँ बोलने के लिए आपको ओठ सटाना जरूरी है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने इसको प्रैक्टिस कर ही लिया था। हमारे जो हिंदी शास्त्री थे जिन्होंने हिंदी को बनाया होगा, उन्होंने प्रैक्टिस तो किया ही होगा। तो समझ में आ गया ना, क ख ग घ गले से निकलता किसरे? कंठ। च छ ज तालु, तालु, ट ठ ड ढ अड़ा मूर्धा, और ता था दा ना दांत में सट रहा है तो दंत, प फ ब म तो ओष्ठ। अब आगे देखते हैं या रा, या रा ला वा, देखिए या रा ला वा, या रा ला वा, ये हमारी देखिए कहीं या रा ला वा अंदर से आ रहा है, अंदर से, इसीलिए ना इन चारों को कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। या रा ला वा अंदर से निकल के आ रहा है, अंतस्थ व्यंजन। अंत को अंदर, अंत माने अंदर, बाह माने बाहर। तो देखिए या रा ला वा, अभी आपको दिखाएंगे हम पेपर, पीसीएस का जो पेपर हुआ इस बार, उसमें इतना सरल चीज था, अगर आप यही व्याकरण हमसे पढ़ के गए होते तो आपका क्वेश्चन लग गया होता। उसमें दिया था निम्न में से अंतस्थ व्यंजन नहीं है।
तो इनमें से तीन ऑप्शन दिया था, या रा ला दिया था, उसमें वा गायब करके दूसरा अक्षर दे दिया था, पा दे दिया था। तो पा क्या है, स्पर्श है, तो ये अंतस्थ कहां से हो जाएगा, इसलिए पा वाला सही चला जाएगा क्योंकि वो अंतस्थ व्यंजन नहीं है। तो इतना इजी पूछा गया था सवाल। अब उसके बाद हम देखते हैं वा के बाद बड़ा स, पेट चिरुआ स ह स ह। अब देखिएगा इसको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। आप कहेंगे सर ऊष्म ही क्यों कहें, कुछ दूसरा क्यों नहीं कह दिया, तो आपको बताते हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म माने उष्मा, जिसमें आपको थोड़ा सा गर्मी हो। देखिएगा हमारे जब ये बोलते हैं ना सा सा, तो हमारे जीभ में घिसावट उत्पन्न होती है, घिसावट होती है। देखिए सा 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 हा, तो इसी आपकी जीभ में से उष्मा निकलती है, गर्मी निकलती है, सा 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 हा, तो इसीलिए इसको उष्म व्यंजन कहा गया। सा 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 हा उष्म व्यंजन, स स हा उष्म व्यंजन। अगला हा छा, क्या हो गया छा, त्र ज्ञा ज्ञा और स्रा, ज्ञा और स्रा। देखिए अब आपको पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, छा कैसे बन गया। ये होता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन अभी बात करते हैं इसके बारे में विस्तार से। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त क्या होता है, जो दो व्यंजन से मिलकर बने। इनका अपने आप कोई वजूद नहीं था पहले। वैज्ञानिकों ने देखा कि हमको कहीं पर अगर लिखना पड़ रहा है छा, तो हमको इसकी जरूरत पड़ रहा है का और सा की, का और आधा का की जरूरत पड़ रहा था और सा की जरूरत पड़ रहा था। तो इन्होंने सोचा कि आधा का और सा कौन मिलके छा बनाएंगे, इसीलिए उन्होंने एक वर्ड का निर्माण किया। देखिएगा पहले क्या किया गया, पहले ऐसे लिखा जाता होगा, लगभग ऐसे हम कुछ संभावनाएं बता रहे हैं, कुछ ऐसे लिखा जाता होगा। लेकिन बाद में इसको बनाते बनाते लोग परेशान हुए, तो सोचा कि इसको आसान करने के लिए एक ही वर्ड बना दिया जाए छा। का और सा से बनने वाले को इसीलिए हम कहते हैं आपको बच्चों, जो इंग्लिश में क्षत्रिय लिखा रहता है, तो उसमें छा का इंग्लिश क्या होता है, के एस एच ए, के एस एच ए। क्यों, क्योंकि जो छा बना हुआ है पहले का से और सा से मिलकर बना हुआ था, दो वर्ड दो व्यंजन से मिलकर बनाना, इसीलिए इसको संयुक्त व्यंजन में रख दिया गया, क्योंकि हम आसान आसान यूज करते हैं, कठिन नहीं। तो हम कौन जाए इसमें दो अक्षर लिखने, इसीलिए इसको बनाने का तरीका कैसा हो गया, छा, का और सा से छा बना दिया गया, इस तरीके का। समझ में आया ना। और बात करते हैं हम, और बात करते हैं। देखिए तरा, तरा का क्या कहानी है, तरा इसमें देखो आ रहा ता और रा, बनाने का तरीका देखो, बदलाव हमेशा हर भाषा में आता है। तो पहले लोग ता और रा में आधा ता करते थे, आधा ता, और उसी में से रा बनाते थे, क्या बनाते थे, रा। लेकिन सोचा लोगों ने ता और रा ऐसे कौन बनाए, चलो थोड़ा सा सुधार करते इसको। लोग बनाते बनाते ना, एक साल में नहीं हो जाता ऐसा। लोग बनाते 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 इसको क्या किए, जो ये रा था इसको ऐसे किए, और इसको सीधा कर दिए, थोड़ा सा ऐसा करके ऐसा करते गए, फिर बाद में जाकर के ऐसा करने लगे। तो ता से और रा से बन गया तरा। ये भी संयुक्त, यानी कि दो से मिलकर बना तो संयुक्त है, जहां पर मिलकर बने तो संयुक्त होता है। ठीक है। और अगला देखते हैं, तरा भी समझ आएगा संयुक्त है। और ज्ञान, ज्ञान से ज्ञानी का क्या कहानी है, ज्ञानी की क्या कहानी, देखिए क्या कहानी। वो जो ज्ञानी अपना कोई अक्षर नहीं था, पहले हुआ करता था जा, क्या हुआ था, आधा जा और इया, ये वाला इया, जा और इया। तो क्या हुआ, जा और इया ऐसे बनाना अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब बनाते थे पहले लोग, लेकिन जब सोचे कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि दोनों अक्षर एक हो जाए, संयुक्त हो जाए, तो इसको बनाते बनाते लोगों ने क्या सोचा, ऐसे बना दिया जाए जा, ऐसे बना दिया जाए इया, उसी में से जा कर दिया जाए। तो ऐसे बनाते बनाते क्या हो गया, ऐसे करने लगे, जा से ज्ञानी, ज्ञानी ज्ञानी। आप देखिएगा इसमें जा और इया है, ना कि गा और इया, जा और इया ज्ञानी है, जा और इया से बन गया ज्ञान। और सरा की क्या कहानी है, सरा की क्या कहानी है, इसमें होता है सा और रा, सा और होता है, और होता है रा। सरा, सरा जो बनता है ना आधा सा से और रा से बनता है। कैसे लिखते थे लोग, लिखने का तरीका देखिए, पहले कैसे बनता होगा, ऐसे बनता था और ऐसे रा बनाते थे। तो लोगों ने सोचा ये कौन बनाया, सा और रा एक ही कर देते, सरा कर देते हैं। तो लोगों ने चेंजिंग करना शुरू किया, ऐसे देखिए कैसे बनाया, तब ऐसे बनाए सा और ऐसे कर दिए रा, फिर कहीं ऐसे थोड़ा सुधार करते हैं, फिर क्या किए, ऐसे बना दिए रा और ऐसे बना दिए सा, और इसी में से कर दिए रा, सरा। समझ में आ गया संयुक्त व्यंजन भी। तो अब देखिए व्यंजन कितने प्रकार के निकल के आए। व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कितने अक्षर, 25, कितने अक्षर, 25। और उसके बाद अंतस्थ व्यंजन कितने, 4, 11 लावा। ऊष्म व्यंजन 4, स स स ह। संयुक्त व्यंजन 4, छ त्र ज्ञ स्र। एक व्यंजन और होता है जो कि आप कहेंगे सर जी आप वो नहीं बताए। एक होता है डा में ऐसे नीचे बना दिया जाता है, और ये ऐसे नीचे बनाया बिंदी, लड़का वाला ड़ा और पढ़ाई वाला ढ़ा। तो ये क्या होता है,
क्योंकि हमारा पहले से ये वाला व्यंजन यही है ना, मीठी बिंदी लगा है। ये वाला व्यंजन दो गुण प्रकट कर रहा है ना, इसीलिए इसको द्विगुण व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। ठीक है, द्विगुण व्यंजन।